हेलो गाइस, एसएस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोबारा से एक और न्यू मनहवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आप वीडियो को एंड तक ही देखना। और हाँ, अगर इस वाली वीडियो में अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया तो ही मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो यार ये वाली वीडियो आगे आएगी या नहीं आएगी वो तो अभी आप लोगों के हाथों में ही है। तो यार देखो, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, ये वाली मनहवा को जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। मतलब मेरे तरफ से ये मनहवा एकदम ओके है, इसकी स्टोरी लाइन भी सही है, एकदम खतरनाक है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग भी वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखने की कोशिश करना। सो लेट्स गो। कहानी के शुरू में अभी हम लोग को एक पर्सन को बहुत ही जोर जोर से हाँफते हुए देखने के लिए मिलते हैं और इस समय ये पर्सन अपने पेट की तरफ देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, मुझे किसी भी तरह अभी उठना ही होगा। और इस समय आप लोग स्क्रीन के ऊपर जो पर्सन को देख रहे हो यही हम लोगों का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और ये जो पर्सन है इसका नाम होता है जिया गैंग। तो इसे हम लोग शॉर्ट में गैंग नाम से बुलाएंगे। और इस वक्त गैंग का जो हालत है उसे देखने के बाद हम लोग तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गैंग कितना ज्यादा जख्मी होकर रखा है। इसी समय गैंग के सामने हम लोगों को कुछ और लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और इस समय गैंग उन्हीं लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, मुझे किसी भी तरह उठना ही होगा। और सामने की तरफ ये जो कमीना समुद्र का बीच है जिसका नाम बेसिकली जांगडो है, उसे मुझे किसी भी तरह किल करना ही होगा। इसी समय सामने की तरफ से जांगडो गैंग से कहने लगता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हॉनेस्टली तुम्हें अनपैरेलल्ड मास्टर ऑफ सॉर्ड एंड गोल्ड ये कहना डिजर्व करता है, लेकिन आखिरकार क्या फायदा। जिस तरीके से मास्टर उस तरीके से अभी उसका भी डिसाइपल एक छोटी सी कॉर्नर में जाके मारा जाने वाला है। लेकिन इस समय गैंग इन सभी बातों को सुनने के बाद रिप्ले में कुछ नहीं बोलता है, बस जांगडो की तरफ देखते हुए अपने मन में ही बोलता है, मेरे शरीर के अंदर से पहले ही बहुत सारे ब्लड बह चुका है तो मेरे पास अभी उतना भी ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो किसी भी तरह मुझे जो कुछ भी करना है उसे बहुत ही जल्दी करना होगा। और ये सब कुछ सोचने के टाइम पे गैंग अपने पेट को कस के पकड़ लेता है। बेसिकली जिस जगह से ब्लड आ रहा था उसी जगह को कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही उठ खड़ा होते हुए जांगडो से ये कहने लगता है, अब तुम रेडी हो जाओ क्योंकि मैं मेरा जो ट्रू स्किल है उसे अब दिखाने वाली हूँ। तो जांगडो तुम अपना जो स्वॉर्ड है उसे उठाओ। तो इस समय गैंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जांगडो भी थोड़ा सा मुस्कुराता है। गैंग से ये कहने लगता है, जैसा मास्टर वैसा ही डिसाइपल, तुम लोग कभी भी जो मेन पॉइंट है उसे समझते ही नहीं हो। और ऐसे भी मुझे मेरे हाथ को तुम्हारे जैसे कचरे की वजह से गंदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये चूज करता हूँ कि मुझे कौन सी चीज को साफ करना होगा। और ये बोलने के साथ ही इस समय जांगडो अपने साइड में से एक लौंडे को गैंग को मारने के लिए बोल देता है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो लौंडा भी अपने शॉट को बाहर की तरफ करके गैंग की तरफ ही जाने लगता है। तो इस समय किसी और पर्सन को यहाँ पे आते हुए देखने के बाद अभी गैंग अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, मुझे जल्दी से इसे खत्म करना होगा, मुझे एक ही स्ट्राइक में इस लौंडे को मारना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मेरे पास बस एक ही मौका रहेगा। गैंग इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय वही लौंडा अपने शॉट को पकड़ के बहुत ही फास्ट गैंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे कि देखने के बाद इस समय गैंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और इसके साथ ही कहने लगता है, सच में ये लौंडा तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और देखते देखते अभी ये दोनों अपने अपने शॉट को टकराता है, जिसके कारण अभी यहाँ पे जोर से झंग करके आवाज आती है। और देखते देखते अभी एक शॉट ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं और जैसे ही कैमरा एंगल थोड़ा नीचे की तरफ आती है तो इस समय हम लोगों को गैंग को बहुत ही बुरी कंडीशन में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इस समय वो लौंडा गैंग के पेट में अपना जो स्वॉर्ड है उसे एकदम आर पार कर दिया होता है, जिसके कारण गैंग के मुंह के अंदर से भी खून बाहर की तरफ आने लगता है। और इस समय वो लौंडा गैंग के कान में ये कहता है, सो अभी ये जो खेल है खत्म होता है तो तुम अभी शांति से मारा जाओ, क्योंकि अगर तुम ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो तुम और भी ज्यादा सफर करोगे और इसके साथ ही और भी ज्यादा तड़पोगे। लेकिन इस समय वे लौंडा भी कुछ अजीब ही महसूस करता है और इस समय वो ये देखता है कि उसका जो कान है वो तो इस समय गैंग के मुंह के अंदर है, जहाँ पे इस समय गैंग उसके कान को अपने मुंह के अंदर जोर से दबा के पकड़ के उखाड़ देता है, जिसके कारण इस समय वो जो लौंडा है वो अपने कान को पकड़ के दर्द के मारे चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे की तरफ चला जाता है। और इस समय गैंग उसके कान को थूकते हुए उस लौंडे से ये कहता है कि हे, अगर तुम अपने दूसरे कान को भी सही सलामत देखना चाहते हो तो एकदम शांत रहो। और इस बात को सुनने के बाद अभी फिर लौंडा भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गैंग को गाली देते हुए ये कहने लगता है, तुम कमीना बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ इस समय गैंग जो कि अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, नहीं, ये सब कुछ इस तरीके से खत्म नहीं हो सकता। और ये कमीना जिसने कि मेरे मास्टर को मारा, मैं इसे ऐसे ही मेरे सामने जिंदा खड़ा होते हुए नहीं देख सकता। अपने मन में ये बोलने के साथ ही इस समय गैंग वो जो तलवार है उसके हैंडल को कस के पकड़ लेता है और उसे अपने बॉडी से बाहर निकालने लगता है। तो इस चीज को देखने के बाद अभी वो लौंडा भी जिसने की गैंग के पेट के अंदर इस तलवार को घुसाया था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और गैंग की तरफ देखते हुए ये कहता है, ना ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आखिरकार एक
कैसे कर रहा है, और अगर तुम तलवार को अगर अपने बॉडी से बाहर भी कर लेते हो तो तुम वहीं पे इंस्टेंटली मारा जाओगे। लेकिन इस समय गैंग वो तलवार को बाहर कर लेता है, जिसे कि देखने के बाद वेलौंडा भी अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वेलौंडे के तो छोड़ो, इस वक्त तो जांगडो एंड जांगडो के साइड पे एक और जो लौंडा खड़ा हुआ है, ये दोनों ही पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इस समय गैंग तलवार को अपने बॉडी से बाहर की तरफ निकालने के साथ अभी दोबारा से अपने मन में ही कहता है, आज मैं बहुत दूर तक गया लेकिन कोई ना, फाइनली मुझे भी एक चांस मिला जिससे कि मैं ये जो कामीना बास्टर्ड है इसे मार पाऊं। और ये सोचने के साथ ही अभी वांग तलवार को घुमा के जांगडो की तरफ ही बहुत तेजी से फेंक के मारता है, और देखते देखते ये तलवार अभी सीधा जाके जांगडो के पीछे जो लकड़ी का एक पिलर है उस पर जाके अटक जाता है। लेकिन इस समय जैसे हम लोगों को जांगडो को दिखाया जाता है तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलते हैं कि जांगडो तो सही सलामत है, बस इस तलवार को फेंकने की वजह से उसके चेहरे पे बस एक छोटू सा काट लगा होता है। लेकिन दूसरी तरफ इस समय गैंग जिसके पास अभी करने के लिए कुछ और नहीं बचा, जहाँ पे इसका सोल इसके बॉडी को भी छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। इसी हालत में इस समय गैंग इन सभी के सामने अभी अपने घुटनों पे आ जाता है और दोबारा से अपने मन में ही बोलने लगता है, मास्टर मैं आपके पास आ रहा हूँ और मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और ये बोलने के साथ ही इस वक्त गैंग भी मारा जाता है, और गैंग के मारा जाने के साथ ही अभी ये वाला सीन भी चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को किसी एक पर्सन को चिल्लाते हुए ये कहते हुए सुनाई देती है, उठ जाओ जल्दी से उठ जाओ, यहाँ पे सोने के लिए और टाइम नहीं बचा। तो इस समय इस आवाज को सुनने के बाद अभी गैंग भी धीरे धीरे करके आंखें ओपन करने लगता है, जहाँ पे इस समय आंखें ओपन करने के बाद ही गैंग अपने सामने किसी एक पर्सन का दोनों पाँव को देखता है, जहाँ पे वो पर्सन गैंग से एक कह रहा होता है, तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम बहुत देर तक सोए हो। और इस समय उस पर्सन को देखने के बाद अभी गैंग अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, तुम कौन हो और आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और इस समय वो पर्सन जो कि गैंग को यहाँ पे लेके आया था, वो यहाँ से जाते हुए गैंग से ये कहने लगता है, जल्दी से तुम अपने आप को संभालो और इन सभी के साथ एक ही लाइन में खड़े हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारा भी बारी आने वाली है। तो फिर पर्सन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद गैंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलते है, क्या मेरी बारी। आखिरकार फिर पर्सन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसी समय हम लोगों को साइड में एक बिल्ली जैसा पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं, मतलब आधा कैट आधा ह्यूमन, जो कि इस समय सामने की तरफ एक आधा चिकन आधा ह्यूमन पर्सन से एक कहने लगता है, हे तुम मोटा ब्रेन वाले चिकन, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने आप को अपने जैसे लोगों के साथ एक साथ नहीं रख सकते हो। और अभी अचानक से यहाँ पे इस तरीके का क्रिएचर को देखने के बाद अभी गैंग भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और परेशान होते हुए एक कहने लगता है, हे आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया। अभी सामने की तरफ एक क्या मामला चल रहा है, चिकन, आखिरकार चिकन कहाँ से आ गया। और दूसरी तरफ वो जो चिकन है वो अभी बिल्ली से एक कहने लगता है, सॉरी मुझे माफ कर देना चिकन चिकन, मतलब ये जो चिकन है वो जो कुछ भी बोलता है उसके बाद चिकन चिकन 2-3 बार बोलता है। एक तरीके से ये उसकी एक आदत है। लेकिन इस समय वो बिल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए ये कहने लगता है कि अरे इस चिकन को कोई पकड़ के एनिमल डिवीजन में लेके जाओ। लेकिन इस समय गैंग बिल्ली को अचानक से बात करते हुए देखने के बाद और ऊपर से आसपास अच्छी तरीके से देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये जगह कौन सी है और मैं यहाँ पे कैसे आ गया। गैंग इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में इन सभी चीजों के बारे में सोच ही रहा था। इसी समय गैंग के साइड में से एक लौंडा गैंग से एक कहने लगता है, तुम्हारा ये जो अद्भुत एक्सप्रेशन है इसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि अभी का जो सिचुएशन है उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। ज्यादा सोने की वजह से क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय गैंग उठ खड़ा होते हुए भेल लौंडे से कहता है, मैं हमेशा से अननेसेसरी चीजों से दूरी रहता हूँ। तो इस वक्त गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी भेल लौंडा जोर जोर से हंसने लगता है और गैंग से कहने लगता है तुम्हारी जो नींद है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और हाँ, मैं तो एक चीज बोलना भूल ही गया, ये जो रेड हेयर वाला बंदा है इसका नाम होता है हुआंग। और इस समय हुआंग गैंग से कहता है, वेल तुम एक नोबेल जेंटलमैन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक मरे हुए बंदे के प्रति एक नोबेल एक्सप्रेशन दिखा रहे हो। तो इस समय हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी गैंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही कहता है, क्या इसका मतलब मैं भी मार चुका हूँ। गैंग इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। लेकिन इसी समय वो जो बिल्ला है वो इन सभी से चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम सभी पापी लोग चुप हो जाओ। आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि तुम आपस में मेरे सामने इस तरीके से खड़ा होकर चैट करो। तुम लोग क्या भूल गए हो कि तुम लोग अभी किस सिचुएशन में खड़े हुए हो। तुम सभी लोग कान खोल के सुनो, मैं वो पर्सन हूँ जो कि तुम लोग के सोल को यहाँ पे लेके आया। नहीं तो तुम लोग का जो सोल है वो सीधा हेल में जाने वाला था। और हेल में क्या होता है वो
तो तुम लोग को पता ही है ना। और ये कहने के साथ ही अभी ये बिल्ला अपनी उंगलियों के माध्यम से बहुत सारे कलर को जेनरेट करते हुए इन सभी से कहने लगता है, ऑफ कोर्स, लेकिन तुम सभी लोग ये मत भूलना कि तुम लोग के सोल के अंदर जो कलर है उसके हिसाब से तुम सभी को चुना जाएगा। और हाँ, तुम्हारे सोल के अंदर क्या कलर है उसे चेक करने का जो एबिलिटी है वो बस मेरे पास ही है। और एक कहने के साथ ही अभी ये बिल्ला अपने सीने पे हाथ रखते हुए इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और तो और खुद का तारीफ खुद ही करने लगता है। और इसके साथ ही हुआंग के सामने जाके अभी कुंफू पांडा वाला पो का जो एक्सप्रेशन है वो देते हुए हुआंग से ये कहता है, नाम हुआंग, एज 17 और तुमने एक नोबेल मैन को एक पेशेंट रूम के अंदर मारे हो। तुम्हारा जो साइकोलॉजी है उसे देखने के बाद कोई भी इस चीज को कह सकता है टाइम की पूरी तरीके से बर्बादी है, लेकिन क्या करे, फिर भी मुझे मेरे काम को तो करना ही होगा। और एक कहने के साथ ही अभी ये बिल्ला जैसे अपने बड़े बड़े आंखों के माध्यम से हुआंग की तरफ देखता है, वैसे ही ये बिल्ला पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इस समय हम लोगों को हुआंग के बॉडी के आसपास रेड कलर की बहुत ही भयंकर ऑरा देखने के लिए मिलते हैं। इस वक्त तो हुआंग बिल्ले से ये भी कहने लगता है, हे तुम अपने बड़े बड़े आंख लेके क्या तुम थोड़ा दूरी बना के नहीं देख सकते हो? मेरे इतना ज्यादा करीब आने की क्या जरूरत है? लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्ला जो कि अभी भी हुआंग की तरफ घुड़ घुड़ के देख रहा होता है और अपने मन में ही कहता है, इसका सोल ये तो एक रेड सोल है। तो इस समय बिल्ले को इस तरीके से खुद के ऊपर घुड़ घुड़ के देखता हुआ देखने के बाद हुआंग बिल्ले से पूछने लगता है, हे आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो और तुम्हारी ये जो माइंड एक्सप्रेशन है ये भी अचानक से इस तरीके से चेंज क्यों हो गया? क्या तुम मेरे सोल के अंदर कुछ अमेजिंग कलर को देखे हो? लेकिन इस समय हुआंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बावजूद ये बिल्ला अभी घंटा भी कुछ नहीं कहता है, बस अपने मन में ही सोचते हुए ये कहने लगता है, सच में जितने भी हाई रैंक के ग्रिम रिपर है उन सभी के अंदर भी इस तरीके का एक टैलेंट जिसका नाम बेसिकली इंटर स्पीसीज मारियाजेस होता है, इस तरीके का एक टैलेंट को आसानी के साथ पाया नहीं जा सकता है। लेकिन ये लौंडा ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और ये सोचने के साथ ही अभी ये पिल्ला यहाँ से जाते हुए हुआंग से कहता है, डैम इट, छोड़ो तुम क्वालिफाई हो, ये उतना भी ज्यादा खास नहीं था। मतलब एक तरीके से हुआंग को उसका जो कलर है वो नहीं कहता है। तो इस समय हुआंग भी बिल्ले के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बिल्ले से पूछने लगता है, हे आखिरकार तुमने बोला मैं क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेरा जो सोल कलर है उसे तो पता के जाओ। लेकिन बिल्ला अभी बोलता है, स्टार्ट अप और ज्यादा बकवास मत करो। और एक कहने के साथ ही अभी सीधा गैंग के सामने आके गैंग से कहता है, अच्छा तुम ही लास्ट वन हो ना, नाम है जिया गैंग, एज है 18 और देखता हूँ आखिरकार तुम कितने सारे लोगों को मारे हो। और एक कहने के साथ ही इस समय ये बिल्ला जैसे ही गैंग ने अभी तक जितने भी लोगों को मारा है उसे काउंट करते हैं तो अभी हम लोगों को ये जानने के लिए मिलते हैं कि गैंग ने अभी तक 1562 लोगों को मारा है, वो भी बैटलफील्ड के अंदर। लेकिन आखिरी में इनमें से जो 21 लोगों को मारा है वो तो बस पर्सनल रीजन की वजह से मारा है। और ये सब कुछ चेक करने के बाद अभी ये बिल्ला ये कहता है, तुम्हारे जैसे स्कैम बैग को बस हिल में ही जाना चाहिए, जल्दी से इसे पकड़ो और यहाँ से सीधा हिल की तरफ लेके जाओ। लेकिन इस समय हम लोगों को हुआंग को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय बिल्ला के मुंह से गैंग के बारे में इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी गुड़ गुड़ के गैंग के तरफ ही देखने लगता है। लेकिन इस समय गैंग जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ अभी बिल्ला से ये कहता है, लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, जैंग डो क्या वो मारा जा चुका है? तो इस समय गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद और गैंग का ये बिहेवियर देखने के बाद अभी ये बिल्ला गैंग की तरफ ही अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगता है और अपने मन में सोचते हुए ये कहने लगता है, जैंग डो आखिरकार ये कौन है? लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, मैं अपने आंखों से अभी जो देख रहा हूँ क्या ये सही है? क्या इस थोल के अंदर से इस तरीके का कलर निकल रहा है? और बिल्ला का ये सोचते ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे अंडरवर्ल्ड पैलेस के अंदर वो बिल्ला अभी किसी से ये कह रहा होता है, मैंने हर बार इसे चेक किया, लेकिन मुझे इसके सोल के अंदर से मारकड़ी कलर की जो ऑरा है उसे बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दिया। और ये कहने के साथ ही अभी ये बिल्ला दोबारा से, लेकिन इस बार थोड़ा परेशान होते हुए ये कहने लगता है, प्लीज आप इसे मिसअंडरस्टैंड मत समझना, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये जो लौंडा है ये ग्रेट किंग के बराबर है। इस समय बिल्ले के मुंह से इस बात को सुनने के बाद गैंग अपने मन में ही कहता है, क्या मेरे अंदर जो ऑरा है वो इस ग्रेट किंग की तरह ही है? अभी साइड में से वो बिल्ला ये कहने लगता है, मेरे 500 सालों के कैरियर में इस तरीके का चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इसके रिप्ले में अबे सामने की तरफ से एक लंबी सी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ एक पर्सन ये कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये बिल्ला भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये एकदम सही है? और आखिरकार आपका ये बोलने का मतलब क्या है कि ये लौंडा आपकी तरह ही सेम कैटेगरी में आते हैं? तो इस बात को सुनने के बाद अभी वो पर्सन ये कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरी जो सोल कलर है वो भी ब्लैक ही है। और हाँ अभी आप लोग ये जो पर्सन को देख रहे हो इसका नाम होता है योमड़ा
और ये होता है इस अंडरवर्ल्ड दुनिया का किंग। और इस समय यमुना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद वो बिल्ला पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ अपना गैंग अपने मन में ही सोचते हुए कहता है इस बंदे के मुताबिक मैं भी इसकी तरह एक डार्क सोल का हूँ। और ये सोचने के साथ ही अभी इस समय गैंग अपने घुटनों पे आके अभी यमुना से ये कहने लगता है तो अभी इन सभी हालातों को देखने के बाद मैं अभी कॉन्फर्म होके ये कह सकता हूँ कि मैं अभी मारा जा चुका हूँ। तो गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी यमुना गैंग से ये कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो और जैसा कि तुम मारा जाने से पहले अपने रिवेंज के लिए बहुत सारे लोगों को मारा तो तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें तो नरक में जाना होगा। तो यमुना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद गैंग अभी यमुना से कहता है जांगडो क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर जांगडो वो भी मारा जा चुका है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी यमुना थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और हंसते हुए अभी गैंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम तुम्हारे रिवेंज को लेने में सक्षम हो जाते क्या तुम्हें उसके बाद नरक में जाना नहीं पड़ता। तो इस वक्त यमुना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी गैंग पूरी तरीके से खामोश हो जाता है और यमुना की तरफ ही दिखने लगता है। यमुना भी अभी कुछ नहीं कहता है बस गैंग की तरफ ही देखने लगता है और इसी तरह कुछ देर तक एक दूसरे को देखना चलते रहता है। तो इस समय यमुना गैंग से कहता है कि तुम अपने रिवेंज को लेने में फेल हो गए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी गैंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या जांगडो वो कमीना वो अभी भी जिंदा है। और ये कहने के साथ ही अभी गैंग अपने आप को कोसते हुए अपने मन में ही कहता है डैम इट मैं फेल हो गया, मैं जांगडो को मारने में फेल हो गया। लेकिन इसी समय यमुना गैंग से कहता है अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक कंडीशन को इम्पोज करता हूँ ऊपर से मैं तुम्हें जांगडो को भी मारने का एक मौका देता हूँ तो गैंग क्या तुम मेरे एक किसी भी कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे। तो इस बात को सुनने के बाद गैंग भी अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में ही कहता है क्या मुझे एक और मौका मिलेगा उस कमीने जांगडो को मारने के लिए, क्या मुझे एक और मौका मिलेगा। और ये सब कुछ सोचने के साथ ही अभी यमुना से कहता है सच में क्या मैंने अभी भी जो कुछ भी कहा वो मुमकिन भी है, ये बात झूठ नहीं होगा ना। तो इसके रिप्ले में अभी यमुना कहता है इस जगह पे जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मैं जो कहता हूँ वही होता है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो गैंग है वो अपने मुट्ठी को कसते हुए अभी यमुना से कहता है अगर ऐसा ही है और अगर ये सब कुछ पॉसिबल भी है तो मुझे एक और मौका चाहिए, मुझे उस जांगडो समुंदर के बीच को मारना है और ये काम हो जाने के बाद तुम चाहो तो मेरे सोल को भी ले सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद यमुना अभी गैंग से कहता है जस्ट अभी तुमने जो कुछ भी कहा है वो कोई फालतू की बात नहीं है ना, और ये जगह ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम ऐसे ही कोई फालतू की बातें नहीं कर सकते हो। तो इस समय गैंग दोबारा से यमुना से कहता है मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह अगर तुम मुझे एक और चांस देते हो जिससे कि मैं वो कमीना जांगडो को मार पाऊँ तो इसके बदले तुम मेरे सोल को भी रख सकते हो। तो इस समय गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी यमुना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और गैंग से कहता है तुम्हारा ये जो आंसर है ये मुझे बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग किया है। तो इस समय गैंग यमुना से कहता है लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसा कि मेरे पास ब्लैक सोल है क्या इसी कारण ही तुम मुझे इस चीज को ऑफर कर रहे हो। तो इस बात को सुनने के बाद यमुना कहता है तुम्हें क्या लगता है बच्चे ये क्या तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, गलत फहमी में मत रहो और ऐसे भी तुम्हारी मदद करने के बाद मेरा बस नुकसान ही होने वाली है। तो इसके रिप्ले में इस समय गैंग कहता है आपको बस इतना सोचना है कि दोनों लोगों को वे मिले जो कि वे चाहते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी यमुना कहता है अच्छा ये बात है, लेकिन तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगी या ना मिलेगी वो तो बस तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो इस समय गैंग कहता है ठीक है बहुत बढ़िया, तो आप मुझे बताओ आखिरकार मुझे क्या करना होगा। तो इस बात के रिप्ले में इस समय यमुना गैंग से कहता है पहले तो तुम्हें एक ऑफिशियल ग्रिम रिपर बनना होगा और ग्रिम रिपर बनने के बाद यहाँ पे आना। तो इस समय यमुना के मुंह से ग्रिम रिपर बनने की बात सुनने के बाद अभी गैंग यमुना से पूछता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ग्रिम रिपर बन के जो डेड है उसके सोल को अंडरवर्ल्ड में लेके आओ। तो इसके रिप्ले में अभी यमुना कहता है ये एक गाइड जॉब है, बेसिकली तुम्हें नीचे की दुनिया में जाना होगा और वहाँ पे जितने भी इविल स्पिरिट है उन लोगों को पकड़ के यहाँ पे लेके आना होगा और जितने भी ग्रिम रिपर इविल स्पिरिट को पकड़ने की काम करते हैं उन लोगों को स्पिरिट एक्सॉर्सिस्ट ऑरियर कहा जाता है। वेल चलो तुमसे दोबारा मिलते हैं जब तुम एक स्पिरिट एक्सॉर्सिस्ट ऑरियर बन जाओगे। और यमुना का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को 3 साल बाद अंडरवर्ल्ड का जो एजुकेशन सेंटर है उसके सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त हम लोगों को बहुत सारे लोगों को भी देखने के लिए मिलते हैं और ये लोग आपस में बातें करने लगता है कि किस तरीके से ये लोग एक डिमन को पकड़ा है, किस तरीके से कोई अपने पहले शिकार पे अपने सिर को कबाया है। ये सभी लोग अभी इस तरीके से बातें कर ही रहा था। इसी समय हम लोग को गैंग को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय अपने मुट्ठी कसते हुए कहने लगता है सेकेंड ईयर
ट्रेनिंग के दौरान ये मेरा न्यू बॉडी है और सच में ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है कि इस बॉडी को मैं अपने बॉडी जैसा ट्रीट करूं। और यहाँ पे सामने की तरफ जितने भी पर्सन है इन सभी को कुछ ना कुछ स्पेशल होने की वजह से चूज किया गया है, लेकिन फिर भी मेरे नजरों में ये सभी लोग कोई कचरे से काम नहीं है। और इस समय गैंग का ये सोचते ही हम लोगों को गैंग का जो न्यू बॉडी है उसे भी देखने के लिए मिलते है। और इस समय गैंग के साइड में खड़ा हुआ एक लौंडा अपने फ्रेंड से अभी गैंग की तरफ देखते हुए पूछने लगता है, क्या ये वही लौंडा है ना जिसके पास ये उमरा की तरह एक ब्लैक सोल है? तो इसके रिप्लाई में अभी उसका दोस्त कहता है, तुम सोच के बात करो, आखिरकार देखो उसकी तरफ, तुम अच्छी तरीके से देख सकते हो कि वो लौंडा किस तरीके से एक टट्टी जैसा शेप में खड़ा हुआ है। और क्या तुम्हें पता है फर्स्ट ईयर के जितने भी न्यू कमर्स है उन सभी का जो सर्वाइवल रेट है वो 20% से भी कम होता है। तो इन द एंड बस यही मैटर करता है कि तुम्हारे पास आखिरकार कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये कहते कहते अभी ये दोनों लौंडा यहाँ से जाने लगते हैं। अभी तो हम लोग को हुआंग को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि अपने गैंग की तरह ही एक स्पिरिट वॉरियर ट्रेनी होता है। और इस समय हुआंग भी उन लोगों के बात को सुनने के बाद कहता है कि एक्सपीरियंस, मुझे लगता है तुम लोग के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, तुम लोगों ने इस काम को तो बहुत बार किए हो ना, इसलिए तुम लोगों के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं होगी। और इस समय हुआंग ने जो कुछ भी कहा है वो सभी वो दोनों लौंडा भी सुन लेता है। तो वो दोनों लौंडा अभी हुआंग के सामने खड़ा होके हुआंग से कहने लगता है, तुम आखिरकार बिर करके क्या बोल रहे हो? और तो और जिस चीज के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में तुम ऐसे बकवास क्यों कर रहे हो? तो इस बात को सुनने के बाद अभी हुआंग उनमें से एक बंदे के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है और फिर लौंडे से पूछता है, क्या मैंने जो कुछ भी कहा क्या वो गलत है? तो इस समय हुआंग का ये बिहेवियर देखने के बाद अभी फिर लौंडा भी पूरी तरीके से घबरा जाता है और परेशान होते हुए हुआंग से कहता है, हाँ तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत ही है। तो इसके रिप्लाई में अभी हुआंग अपने कान को खुजलाते हुए वे लौंडे से कहता है, जो कुछ भी तो मुझे क्या? तो इस समय वे लौंडे का फ्रेंड उसे यहाँ से लेके जाते हुए कहने लगता है, चलो चलो यहाँ से चलो, बेहतर ये होगा कि हम लोग हुआंग के साथ नहीं उलझे। तो इस समय फिर लौंडा भी यहाँ से जाते हुए घूरते हुए हुआंग से कहता है, तुम लकी बास्टर्ड, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और फिर लोगों के यहाँ से जाते ही हम लोगों को हुआंग को एक ही जगह पे खड़ा होते हुए देखते हैं, जहाँ पे इस समय हुआंग अपने मन में ही कहता है, तुम सभी इडियट हो, तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है ये गैंग आखिरकार ये है कौन। मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था और जब मैंने इसका नाम सुना तब मुझे अंदाजा लग गया आखिरकार ये पर्सन कौन है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसे कि सॉर्ड ऑफ मास्टर कहा जाता है, जो कि 15 साल की उम्र में ही एक आर्मी को लीड किया, जिसके आंखों में देख के तुम कभी भी खुशी या फिर डर का अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। और ये पर्सन जो कि बैटल फील्ड में कभी भी नहीं हारा। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जैसे एक मॉन्स्टर से मैं कभी भी इस जैसे जगह पे मिलूंगी। मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन सभी को छीन लूंगा और तुम्हारे हर एक चीज को अपना बना लूंगा। हुआंग इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इस समय सामने की तरफ से एक पर्सन चिल्लाते हुए यहाँ पे मौजूद जितने भी ट्रेनी है उन सभी से कहने लगता है, तो सभी लोग इधर अटेंशन दो, मुझे भी यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर होने के दौरान जो 3 साल का ट्रेनिंग होता है उस टाइम पे मुझे भी बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम गुजारना पड़ा। और फाइनली जो फाइनल स्टेज है एग्जॉर्सिस्ट वॉरियर बनने का वो है परफॉर्मेंस, वॉरियर का परफॉर्मेंस। तुम सभी लोग अभी मेरे हाथ में जो चीज है इस तरीके का एक नेम प्लेट को रिसीव किए हो ना, और वो जो नेम प्लेट है उसके अंदर एक इविल स्पिरिट का नाम लिखा हुआ है जो कि तुम लोगों के लेवल के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। तो तुम सभी को जाके इसी इविल स्पिरिट को ही पकड़ना होगा। और एक और बात, अगर कोई इविल स्पिरिट किसी जीवित इंसान के अंदर घुस जाते हैं तो वो पर्सन एक डिमन बन जाता है। सो तुम लोगों के नेम प्लेट में जिस व्यक्ति का नाम लिखी हुई है उससे जाके पकड़ो और उसके अंदर इविल स्पिरिट आने से पहले इविल स्पिरिट को कैच कर लो और यहाँ पे लेके आओ। लेकिन अगर किस्मत से वो इविल स्पिरिट उस बंदी के अंदर पहले से मौजूद होता है तो वो पर्सन पहले से एक डिमन होगा। और अगर वो डिमन होता है तो ना चाहते हुए भी तुम लोगों को उसके साथ फाइट करना होगा। और डिमन के साथ फाइट करना तुम लोगों के लिए मृत्यु से काम नहीं है। और मैं यही आशा करती हूँ कि तुम सभी लोग सर्वाइव कर पाओ। तुम लोगों के पीछे वो जो दरवाजा दिख रहा है उसी के थ्रू तुम लोगों को उसी दुनिया में जाना होगा जहाँ पे बेसिकली तुम लोगों का टारगेट है। और हाँ, दरवाजे के राइट साइड में कुछ वेपन रखा हुआ है जो कि तुम लोगों के मिशन के हिसाब से तैयार करके रखा हुआ है, तो जल्दी से जाके उठा लो क्योंकि यहाँ पे तुम सभी के लिए इनफ वेपन नहीं है। बाकी तो तुम सभी समझदारी हो, आखिरकार तुम लोगों को क्या करना होगा। तो इस समय इंस्ट्रक्टर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी ट्रेनी है वो सभी एकदम घोड़े की तरह दौड़ के वेपन को लेने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इस समय गैंग
वो तो कहीं भी नहीं जाता है, वो तो बस अपनी जगह पे खड़े खड़े उन सभी को दौड़ते हुए देखने लगता है। और जैसे ही उन सभी का वेपन लेना खत्म हो जाता है तो उसके बाद गैंग उस जगह पे जाता है वेपन को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन सामने की तरफ अभी दो ही वेपन होता है, एक होता है काटाना और दूसरा होता है एक बहुत ही भारी तलवार। और अभी इन दोनों वेपन में से अभी गैंग काटाना को चूज करता है और जैसे उसके ऊपर हाथ रखता है वैसे ही एक और हाथ आके गैंग के हाथ के ऊपर पड़ता है, जिससे कि देखने के बाद इस समय गैंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और ये जो हाथ है ये और किसी का नहीं, ये हुआंग का ही होता है। और हुआंग को अपने हाथ को काटाना के ऊपर रखते हुए देखने के बाद गैंग हुआंग से कहता है तुम इसे छोड़ दो। तो हुआंग भी कहता है किस लिए? तो इसके रिप्लाई में इस समय गैंग कहता है तुम नहीं देख सकते हो क्या कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ के ऊपर है? तो इस समय हुआंग गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी अपने हाथ को किसी भी तरह इधर उधर करके गैंग के हाथ के नीचे लेके आ जाता है और हंसते हुए गैंग से कहता है अब देखो, अब लगता है तुम्हारा हाथ मेरे हाथ के ऊपर है। हुआंग का एक करतूत देखने के बाद इस समय गैंग कहता है क्या ही एक पागल लौंडा है, और एक कहने के साथ ही काटाना को छोड़ के साइड वाले तलवार को उठा लेता है, जिससे कि देखने के बाद इस समय जो हुआंग है काटाना को लेते हुए यहाँ से जाते हुए कहता है जो पर्सन इतना ज्यादा स्किलफुल है उसे एक वेपन चुनने में इतना ज्यादा दिक्कत क्यों होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो गैंग है वो अपने मन में तलवार को देखते हुए ये कहता है जो पागल इंसान है, मतलब हुआंग के बारे में बोल रहा होता है, उन जैसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। और ये कहने के साथ ही अभी अपने मन में ही दोबारा से कहता है इस तलवार से मैं उतना भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हुई हूँ और ये तलवार इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। गैंग इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हुआंग वो जो काटाना है उसे गैंग की तरफ फेंक के मारता है। तो इस समय गैंग भी काटाना को पकड़ लेता है और हुआंग से पूछता है आखिरकार ये चीज तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो इसके रिप्लाई में हुआंग गैंग से कहता है मुझे लगा ये चीज तुम्हारे ऊपर ज्यादा सूट करेगा इसलिए मैंने दे दिया, और ऐसे भी वो जो तलवार है ना उसे मुझे दे दो। लेकिन इस समय गैंग जैसे इस काटाना को पकड़ता है वैसे ही वो अपने हाथ में मतलब इस काटाना से अंदर से कुछ ब्लैक कलर की ऑरा बाहर की तरफ आते हुए देखता है। लेकिन इस समय गैंग दोबारा से वो जो तलवार है उसे भी उठा के देखता है और अपने मन में ही कहता है अगर मैं इस तलवार की बात करूँ तो ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन इस समय हुआंग गैंग को दोनों चीजों को एक साथ देखते हुए देखने के बाद बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम दोनों चीजों को इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तलवार को जल्दी से मुझे दे दो। तो इस समय हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी गैंग वो जो तलवार है उसे हुआंग की तरफ फेंक देता है और हुआंग भी उस तलवार को कैच कर लेता है। और इसके साथ ही अभी हुआंग तलवार को अच्छी तरीके से देख अपने मन में ही पूछता है ये तलवार अच्छी है ना? जल्दी से मुझे तलवार लेके यहाँ से भागना होगा, क्या पता है ये अगर अपना माइंड चेंज कर ले। और ये सोचने के साथ ही इस समय हुआंग गैंग को टाटा बाय करते करते यहाँ से जाने लगता है और गैंग से कहता है तुम ये बात भूलना कि तुम मेरे से कुछ उधार लिए हो, तो यार हो सके तो सही सलामत वापस लौट के आना। और ये कहने के साथ ही इस समय हुआंग भी उस पोर्टल के थ्रू यहाँ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ इस समय जो गैंग है वो पोर्टल के सामने आके खड़ा होकर पोर्टल के ऊपर देखते हुए ये कहता है कि 3 साल, फाइनली 3 साल कंप्लीट हो गया है और मुझे किसी भी तरह दोबारा से वापस जिंदा आना ही होगा, क्योंकि मुझे जांगडो उस समुद्र के बीच को मारना ही होगा। और इस वक्त गैंग का एक कहते ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन जंगलों के अंदर से पीछे की तरफ कुछ एक भयानक चीज देखने के बाद अपने जान को बचाते हुए भाग रहा होता है और भागते हुए अपने मन में ही कहने लगता है नहीं वो कोई पर्सन नहीं था, मुझे किसी भी तरह अपने आप को बचाना ही होगा। और इस समय ये पर्सन दौड़ते दौड़ते सामने की तरफ कुछ लाइट देखता है, जिससे कि देखने के बाद अपने मन में ही कहता है बस कुछ और दूरी जाना है, लगता है सामने की तरफ एक विलेज भी है और अगर मैं किसी भी तरह विलेज तक पहुंच जाऊं तो मैं अपने जान को भी बचा पाऊंगा। अभी वो पर्सन दौड़ते दौड़ते अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन अभी सामने की तरफ कुछ ऐसा देखता है जिसके कारण वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सामने की तरफ हम लोगों को एक और पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं, जिसे कि देखने के बाद अभी ये पर्सन मतलब दौड़ता हुआ पर्सन कस के एक ब्रेक लगाता है और कहता है मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये पर्सन मेरे पीछे ही था, लेकिन फिर भी ये मेरे सामने कैसे आ गया? छोड़ो ये सब बात, मुझे किसी भी तरह मेरे जान को बचाना ही होगा। और ये सोचने के साथ ही अभी ये पर्सन दोबारा से यहाँ से मुड़ के पीछे की तरफ भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ये पर्सन जैसे पीछे की तरफ दौड़ने के लिए मुड़ता है वैसे ही पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो सामने की तरफ देखता है एक बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा ग्रीन हल्क जैसे एक पर्सन को। और ये हट्टा कट्टा सस्ता ग्रीन हल्क वे पर्सन से कहता है तुम ह्यूमन दौड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। और ये कहने के साथ ही अभी उस पर्सन के गले को कस के पकड़ लेता है और उसे कहता है जो ह्यूमन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एनोइंग होते हैं, और देखते देखते उसके गले को और भी ज्यादा जोर से कसने लगता है। और यहाँ पे जो एक और पर्सन मौजूद था वो अभी सस्ता हल के पास आते हुए कहता है कि मिन चैन तुम उतना भी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, अगर ये पर्सन यहाँ पे मारा जाता है तो उसके बाद
तुम क्या करने वाले हो। और ये बोलने के साथ ही अभी वो लौंडा एक क्रीपी सा स्माइल देता है और मिनचैन से कहता है तो तुम इस लौंडे को मेरे पास लेके आओ। तो मिनचैन भी यही करता है, उसे अभी उस लौंडे के बहुत ही ज्यादा करीब लेके जाता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी वो लौंडा हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है मिनचैन, अगर तुम किसी को मारने के बाद उसके सोल को खाओगे तो उसमें उतना भी ज्यादा मजा नहीं आता है जितना कि मजा उसके सोल को जिंदा खाने में है। और ये कहने के साथ ही अभी वो पर्सन पहले तो अपने नाक से ही उसके सोल का कुछ हिस्से को सूखने लगता है और देखते देखते एकदम सूप पीने की तरह उसके सोल को भी पूरी तरीके से सफाचट कर देता है, जिसके कारण देखते देखते अभी वो पर्सन तड़प तड़प के मारा जाता है। और अभी ये पर्सन उसके सोल को एब्सॉर्ब करने के बाद पूरी तरीके से खुश हो ही रहा था, लेकिन इसी समय उसके साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। उसे बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो ऊपर की तरफ अपने मुंह को करके जोर से चिल्लाता है और देखते देखते उसके फोरहेड पे एक सिंग भी आने लगता है। तो इस समय ये सब कुछ देखने के बाद अभी जो मिनचैन है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए वे पर्सन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो मिनचैन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये पर्सन मिनचैन से कहता है तुम चुप हो जाओ, जब तुम भी 10 सोल को एब्सॉर्ब करोगे उसके बाद तुम्हें भी पता चलेगा आखिरकार दर्द क्या है। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, मैं अपने आप को ही कितना ज्यादा पागल महसूस कर रहा हूँ। और फिर पर्सन का ये कहते ही अभी सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को एक गांव को देखने के लिए मिलते हैं और इसी गांव में इस समय हुआंग अपने हाथ में जो नेम प्लेट है उसे देखते हुए कहने लगता है डैम इट, मैं आधे दिन से इस गांव में एक पागल कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ, लेकिन इस नेम प्लेट के ऊपर जिसका नाम लिखा हुआ है वो अभी तक मुझे मिला ही नहीं। मिन ई चैन, इस लौंडे को मैं आखिरकार किस तरीके से ढूंढूंगा। डैम इट, मैं इस काम से पूरी तरीके से थक चुका हूँ। और ये कहते कहते इस समय हुआंग ऐसे जा ही रहा था, लेकिन इसी समय अभी साइड से जो रिवर बह रही थी उसके किनारे पे इस समय हुआंग को कुछ महिला को कपड़े धोते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे बेसिकली अभी वो सभी महिला किसी एक पर्सन को कपड़े धोने के लिए वाहवा देने लगती है। और ये जो पर्सन जो कि समय इन सभी महिलाओं की कपड़े को धो रहा होता है ये और कोई नहीं, ये अपना गैंग ही होता है। और इस समय गैंग अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा लेके ये कहने लगता है कपड़े को धोना और शॉर्टमैनशिप इन दोनों में बस एक ही कॉमन पॉइंट है। और ये कहने के साथ ही अभी वो जो लकड़ी है उसके माध्यम से रिवर में गैंग इस समय जोर से एक पटका दे मारता है, जिसके कारण अभी रिवर का पानी पूरी तरीके से उछल के पीछे की तरफ उन तीनों महिला को पूरी तरीके से बारिश की स्वाद दिला देती है। और एक कारनामा करने के बाद इस समय गैंग उन तीनों की तरफ घुरते हुए कहता है और जो कॉमन पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ। तो अभी गैंग का एक कारनामा देखने के बाद वो तीनों महिला भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहने लगती है कि वाह, ये यंग मैन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, अगर मुझे एक और मौका मिलती तो मैं दोबारा से इसे शादी कर लेती। और ऊपर से गैंग का ये जो कारनामा है इन सभी को हुआंग खड़े खड़े देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही कहता है गैंग आखिरकार वहाँ पे क्या कर रहा है। तो इस समय हम लोग को ये जानने के लिए मिलते हैं कि गैंग ने इन सभी महिलाओं की इसलिए मदद की है जिससे कि इनसे जो मिन ए चेन है उसका पता लगा पाए। और होता भी ऐसा ही है, अभी ये सभी महिला एक एक करके गैंग को जो मिन ई चेन है उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को दे देती है। और इन सभी इन्फॉर्मेशन को देने के बाद अभी ये सभी महिला यहाँ से अपने अपने घर की तरफ जाते हुए गैंग से कहती है थैंक्स यंग मैन आज के कपड़े को धोने के लिए, अगर मौका मिले तो आना का भी हवेली पे। और इन सभी की यहाँ से जाते ही गैंग जो कि अपने मन में ही सोचते हुए कहता है तो इन सभी के मुताबिक वे लौंडा वो अपने भाई के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित था, तो इन सभी से पहले शायद से मुझे सबसे पहले उसके भाई के साथ ही मिलना होगा। गैंग इस समय अपने नेम प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय गैंग के पास हुआंग भी आ जाता है और अपने पास से अपने नेम प्लेट को दिखाते हुए अभी गैंग से पूछने लगता है गैंग तुम क्या इस नाम के बांधे को कहीं पे देखे हो। तो इस समय उसके नाम प्लेट के अंदर नेम ई चेन इस नाम को देखने के बाद गैंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि गैंग के नेम प्लेट में भी यही नाम लिखा हुआ था। लेकिन इस समय गैंग हुआंग से इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, उपरंतु यहाँ से जाने लगता है। तो इस समय गैंग को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद हुआंग गैंग से पूछता है क्या तुम मुझे इग्नोर मार रहे हो। तो इसके रिप्लाई में अभी गैंग हुआंग से कहता है मेरे पीछे पीछे आओ। तो अचानक से गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद पीछे पीछे आने की बात को सुनने के बाद हुआंग भी इस समय पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है। और इसके साथ ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद दिखाया जाता है हुआंग एंड गैंग दोनों ही एक साथ जंगल के अंदर से मेने चीन इसके घर की तरफ ही जा रहे होते हैं। और इस समय हुआंग जाते जाते गैंग से पूछ रहा होता है कि क्या तुम ये सभी इन्फॉर्मेशन वो जो महिला है उन सभी के कपड़े धोने के बदले में इकट्ठा करे हो। तो इसके रिप्लाई में गैंग भी कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, और मुझे जहाँ तक लगता है तुम्हारा जो डिमांड है और मेरा जो शिकार है ये दोनों ही भाई भाई है और एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप में भी है। तो अगर हम लोग एक के पास जाएंगे तो दूसरा भी अपने आप ही मिल जाएगा, और क्या पता शायद से दोनों एक साथ ही रहते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। तो इस समय गैंग के मुंह से इतनी सारे बातों को सुनने के बाद
अभी हुआंग गैंग से कहता है, हालांकि बिना किसी सुराग के मैं इधर उधर एक पागल कुत्ते की तरह भटकता रहा, लेकिन क्या वे लोग मेरे साथ इस तरीके से भेदभाव करेगा? और क्या मैं मारा जाने के बाद भी एक कसाई जैसा दिखता हूँ? तो बेसिकली इस समय हुआंग इन सभी बातों को इसलिए कह रहा होता है कि वो दिन भर मिंजी चेन के बारे में इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई भी उसे रिप्लाई में कुछ नहीं कहा। लेकिन जो गैंग है वो बहुत ही आसानी के साथ इन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया। तो इस समय हुआंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद गैंग हुआंग से कहता है, तुम नहीं समझोगे, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो लोग कॉन्स्टेंटली जापानीज के तरह आक्रमण के कारण के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और तो और बहुत ही ज्यादा परेशान भी रहते हैं। तो इसी कारण ही उन लोगों के पास उतना भी ज्यादा टाइम नहीं रहता है, जिसके कारण वो लोग किसी भी आउटसाइडर को ऐसे ही फ्री में इन्फॉर्मेशन दे दे। तो इस समय हुआंग कहते हैं, अच्छा तुम अभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिए, इसीलिए बहुत ही ज्यादा घमंडी बन रहे हो ना? तो इसके रिप्लाई में गैंग भी हुआंग से कहता है, ना बुद्धू, बेसिकली जो लॉन्ड्री साइड है, मतलब रिवर साइड में जहाँ पे लॉन्ड्री होते हैं, वहाँ पे बेसिकली लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इसी कारण ही मैं लॉन्ड्री साइड पे गया, जिससे कि मैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाऊँ। और देखते देखते अभी ये दोनों इसी तरह बातें करते करते जंगलों के अंदर एक घर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे इस समय हुआंग गैंग से कहने लगता है, ये वही घर है ना जहाँ पे मिंजी चेन अपने भाई के साथ रहते हैं? और हुआंग का ये कहते ही अभी हुआंग एंड गैंग दोनों मिलके घर के तरफ ही आने लगते हैं। और इस समय गैंग देखता है कि घर के पास जो टेबल है उसके ऊपर एक बर्तन में कुछ हड्डी और उसके साइड में कुछ कप भी रखा हुआ है, जिसे कि देखने के बाद इस समय गैंग कहता है, वे लोग हर रोज यहाँ पे रात को ड्रिंक करने के लिए आते हैं और शायद से इस घर के अंदर उन दोनों का कुछ मेमोरी भी होंगे। तो गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी साइड से हुआंग कहता है, मेमोरी जाए भाड़ में, अगर मैं उन लोगों के जगह पे होता तो मैं कभी भी इस जगह पे दोबारा से नहीं आता, क्योंकि इससे भी बढ़िया बढ़िया जगह है रहने के लिए। और ये कहने के साथ ही इस समय हुआंग आसपास जो डिब्बा टुब्बा है उन सभी को खोल के उसके अंदर चेक करने लगता है। और दूसरी तरफ इस समय गैंग जो कि टेबल के पास जाके टेबल के ऊपर जो बर्तन है और जो हड्डी है इन सभी चीजों को देखने के बाद अपने मन में ही कहता है, देख के तो नहीं लग रहा है कि ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा पुराना है, तो शायद से हाल ही में ही वे दोनों यहाँ पे आए थे। गैंग इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय ऊपर की तरफ पेड़ में जो पक्षी बैठा हुआ था वो भी डर के मारे उड़ के चला जाता है। और इस समय हम लोग को हुआंग एंड गैंग के सामने एक पर्सन को देखने के लिए मिलते हैं और ये पर्सन अभी इन दोनों से कहने लगता है, तुम दोनों आखिरकार किसी और के घर में क्या कर रहे हो? तो वे पर्सन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी हुआंग वे पर्सन से कहता है, अच्छा तुम यहाँ पे रहते हो? मुझे देख के लगा था कि ये घर खाली नहीं है। तो इस समय हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद भी पर्सन हुआंग से कहता है, अगर तुम्हें ये पता चली गया है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इस समय गैंग जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ वे पर्सन से पूछता है, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? क्योंकि उस टेबल के ऊपर 2 वाइन के कप रखे हुए हैं। लेकिन इस समय वे पर्सन यहाँ से जाते हुए गैंग से कहता है, चाहे मैं यहाँ पे अकेले बैठ के पीऊँ या फिर किसी और के साथ, उससे तुम्हें क्या? तो इसके रिप्लाई में अभी गैंग भी बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड के साथ कहता है, इसका बस एक ही कारण है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग तुम दोनों को एक साथ ही पकड़ेंगे, मीन ए चेन। तो इस बात को सुनने के बाद वे पर्सन वहीं पे रुक जाता है, मतलब एक तरीके से फुल स्टॉप हो जाता है। और दूसरी तरफ इस वक्त हुआंग गैंग से कहता है, हे तुम्हें कैसे पता चला कि ये पर्सन ही मीन ई चेन ही है? लेकिन दूसरी तरफ वो पर्सन गैंग की तरफ घूरते हुए गैंग से कहता है, हे तुम आखिरकार तुम किस तरीके का पर्सन हो और तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला? तो इस समय बे पर्सन के मुंह से एक कन्फर्म होने के बाद कि इसका नाम मिन ए चेन ही है। तो इस समय हुआंग गैंग को साइड करते हुए मिन चेन के सामने खड़ा हो जाता है और मिन चेन से पूछने लगता है, क्या तुम सच में मिन चेन ही हो और क्या तुम एक डीमन हो? और मिन चेन से ये पूछने के साथ ही अभी हुआंग कहने लगता है, अरे यार अंडरवर्ल्ड में वे लोगों ने तो ये कहा था कि जितने भी डेमन आएंगे वो तो हम लोग के लेवल के अकॉर्डिंग आएंगे, लेकिन इसे देखो ये पतला दुबला छोटूगा है। और इससे आगे हुआंग अभी कुछ और कह पाता। इसी समय मिनचेन जो कि अपने हुलिया को पूरी तरीके से चेंज करने लगता है और इस समय मिनचेन को ये करते हुए देखने के बाद हुआंग भी पूरी तरीके से घबरा जाता है। और दूसरी तरफ अभी जो मिनचेन है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हुए कहने लगता है, तुम दोनों तुम्हें पता है आखिरकार हम लोगों के एग्जिस्टेंस के बारे में? तो मुझे जहाँ तक लगता है तुम दोनों कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं हो। क्यों आखिरकार क्यों ये सब कुछ हो रहा है? और ये सब कुछ कहने के साथ ही इस समय मिनचेन हुआंग की तरफ देखते हुए हुआंग से कहता है, तो वो तुम हो जो सबसे पहले मारा जाने वाला है। और इस समय हुआंग मिनचेन का ऐसी ट्रांसफॉर्म देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने कदम पीछे की तरफ करते हुए अपने मन में ही कहता है, ये पर्सन ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और मैं ट्रेनिंग के दौरान डीमन के बारे में जो कुछ भी सुना था ये तो उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और इस समय हुआंग का ये कहते ही हम लोगों को 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब बेसिकली हुआंग एंड गैंग ये दोनों ही फर्स्ट ईयर में थे, जहाँ पे इस वक्त
हम लोगों को एक टीचर को ये कहते हुए सुनाई देता है जो डीमन है वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक के डीमन है वो लोग उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। वो लोग सोल पावर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। वो लोग अपने वेपन में अपने एनर्जी को, मतलब जो डेमोनिक एनर्जी है, उससे यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण ही इस टाइप के डीमन कभी भी वेपन को यूज़ नहीं करते हैं, ऊपर से कभी भी मैजिक को भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये तो बस अपने सोल पावर और ऊपर से अपने स्ट्रेंथ को ही लड़ाई के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो जब तुम लोग इन जैसे किसी से मिलोगे तब तुम लोगों को ये अंदाजा लग जाएगा आखिरकार इस तरीके का डीमन कितना ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस समय तो ये टीचर इन सभी से ये भी कहने लगता है, लेकिन बेसिकली मैं सच बोलूँ तो वो जो डीमन है ना, वो लोग बस एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही दिखता है और अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए इन सभी से इन डीमन का जो साइज होते हैं उसे भी दिखाता है और दोबारा से कहता है अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो तुम लोग आसानी के साथ इन जैसे डीमन को पकड़ पाओगे। और टीचर का ये कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हुआंग ए वाले डीमन का ये भयंकर रूप देखने के बाद, मतलब सस्ता हल्क वाला रूप को देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने मन में ही कहता है वो ओल्ड कमीना बास्टर्ड साले ने उस टाइम पे क्या कहा था और अभी मुझे क्या दिख रहा है। हुआंग ये सब कुछ सोच ही रहा था। इस समय गैंग मिनचेन नाम का ये जो डीमन है इसे कहता है मेरे साथ तुम्हारा कोई पंगा नहीं है तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और हाँ अगर तुम पहले मेरे ऊपर अटैक करते हो तो तब बात कुछ अलग होगी। तो गैंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये डीमन हंसते हुए गैंग से कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें कुछ देर बाद मारता हूँ। और ये कहने के साथ ही इस समय हुआंग की तरफ देखते हुए अभी ये डीमन दोबारा से गैंग से कहने लगता है लेकिन तुम्हारा भाई लगता है वो मुझे देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो चुका है। मुझे उसका मांस बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। और ये कहने के साथ ही अभी ये डीमन पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। तो इस चीज़ को देखने के बाद अभी हुआंग चारों ओर इधर उधर देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, डैम इट, मैं उसके मूवमेंट को और ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार वो बास्टर्ड वो कहाँ पे गायब हो गया। हुआंग इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को उसी डीमन को हुआंग के सिर के ऊपर उछल के आते हुए दिखता है और देखते देखते अभी ये डीमन बहुत ही फास्ट हुआंग के ऊपर एक बहुत ही जोर से हमला कर देता है, जिसके कारण अभी यहाँ पे बहुत ही जोर से एक धमाका होता है। चारों ओर धूल और इसी धूल के अंदर से इस वक्त हम लोग को हुआंग को पीछे की तरफ कूद के बाहर की तरफ आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय डीमन का ये जो अटैक है इसे गैंग चुपचाप बस खड़े खड़े देखने लगता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। और दूसरी तरफ अभी वो डीमन धूल के अंदर से ही हुआंग से कहता है अच्छा तुम मेरे पहले स्ट्राइक को डॉज कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो, और अगर ऐसा ही है तो। और ये कहने के साथ ही अभी ये डीमन धूल के अंदर से अपने मुंह को बाहर की तरफ करता है और अपने मुंह के अंदर से बहुत सारे थूक को, मतलब पॉइजन भरी थूक को हुआंग की तरफ फेंकते हुए कहता है अब इसे संभालो। तो इस समय हुआंग भी ये पॉइजन भरी थूक को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और इस थूक को अपने सामने जो तलवार है उसे काटते हुए ब्लॉक कर लेता है। और इस समय थूक का कुछ हिस्सा मिट्टी के ऊपर भी पड़ता है, जहाँ से बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके भाप निकल रहा होता है। और इस समय हुआंग अपने तलवार पे लगा हुआ इस थूक को देखने के बाद अभी कहने लगता है कि व्हाट द फुचका, आखिरकार ये क्या है और ये चीज़ कितना ज़्यादा पॉइजनस होगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये डीमन हुआंग से कहता है जैसा कि मुझे पॉइजन देके मारा गया था, तो मेरे शरीर के अंदर ये पॉइजन पूरी तरीके से भर के पड़ा हुआ है। इस वक्त तो इस पॉइजन की वजह से हुआंग के कपड़े का जो हाथ है वो भी चल जाता है, जिस चीज़ को देखने के बाद अभी हुआंग अपने मन में ही कहने लगता है पहले तो इसका स्पीड जिसे कि मैं पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से अभी देखो ये कुछ ट्रिक भी यूज़ कर रहा है। डैम इट, अब मुझे क्या करना चाहिए। और अगर मैं गलती से भी इसके एक बार को अपने शरीर के ऊपर ले लेता हूँ तो मेरा खेल तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। हुआंग इस समय अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय ये डीमन दोबारा से हंसते हुए हुआंग से कहता है क्या हुआ, तुम इतने में ही डर गए, अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है। और ये कहते ही अभी ये डीमन दोबारा से बहुत ही तेजी से हुआंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और हुआंग के पास जाते ही अभी अपने पंजों से हुआंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि इस समय हुआंग बहुत ही मुश्किल के साथ अपने तलवार से रोक रहा होता है। और डीमन का जो स्ट्रेंथ है उसे महसूस करने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अभी तो एक पल के लिए ऐसा भी सीन आता है जब डीमन अपने अटैक से हुआंग के तलवार को हवा में उछाल देता है और देखते देखते हुआंग भी अभी धड़ाम करके मिट्टी के ऊपर गिर जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद अभी गैंग अपने मन में कहता है सच में ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है। अभी वो डीमन हुआंग का एक कंडीशन देखने के बाद हुआंग से कहने लगता है क्या हुआ, कुछ देर पहले तो तुम अपने इसी घटिया स्किल के कारण अपने आप को बहुत ही ज्यादा कठिन दिखाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन अब क्या हुआ। और ऐसा ही होता है जब तुम अपने आप को थोड़ा गलत समझ लेते हो और तुम अभी इस तरीके से मारा जाने वाले हो। और इस समय डिमैन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हुआंग पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और 8 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था उसी के बारे में सोचने लगता है। तो सीन अभी दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय हुआंग को सामने की तरफ एक लौंडा ये कहने लगता है, हे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम यहाँ पे ऐसे ही फोर्सफुली एंटर नहीं कर सकते हो। तो भेल लौंडे के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हुआंग अभी भेल लौंडे से कहता है, तो इसमें क्या, मैं तो बस तुम्हारे मास्टर को ही देखना चाहता हूँ। तो अभी हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये लौंडा भी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और हुआंग से कहता है, तुम कमीने, तुम्हारा इतना भी औकात नहीं है कि तुम किसी से भी मिल पाओ। तो इसके रिप्लाई में अभी हुआंग भेल लौंडे से कहता है, अच्छा लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मास्टर से मिलने के लिए पैसों की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी तुम मेरे साथ कंजूस की तरह बिहेवियर क्यों कर रहे हो। तो हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी वो लौंडा बहुत ही गुस्से के साथ कहता है, तुम स्काउंडल, हिम्मत है तो दोबारा से कहो, अभी अभी तुमने क्या कहा है, इस बार मैं तुम्हारे जीभ को काट दूंगा। अभी यहाँ पे इस तरीके से गोल मटोल चली रहा था। इसी समय अंदर से कोई एक पर्सन बाहर की तरफ आते हुए कहता है, आखिरकार बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रही है। अभी उस पर्सन को देखने के बाद ये तीनों लौंडे कहते हैं मास्टर, और इन तीनों में से अभी एक लौंडा कहता है, मास्टर ये जो डिसकैपेबल पर्सन है ये आपसे मिलने के लिए बहुत कुछ एक्सक्यूज बना रहा है। तो ये सुनने के बाद अभी साइड में से एक और लौंडा कहता है, हाँ सामने की तरफ ये जो रेड हेयर पर्सन है ना, ये एकदम जंगली जैसा बिहेवियर कर रहा है। लेकिन इसमें हुआंग जैसे उस पर्सन को देखता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर। और ये कहने के साथ ही अभी हुआंग मास्टर के सामने झुक जाता है और कहता है, मास्टर लास्ट टाइम जब विलेज में फेस्टिवल हुए थे उस टाइम के दौरान मैं आपका जो शॉर्ट डांस है उसे देखा था और मुझे अभी भी याद है उस टाइम पे आपने ये कहा था अगर किसी को शॉर्टमैनशिप को सीखना है तो वो पर्सन आपके पास आ सकते हैं। तो हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद मास्टर कहते हैं, हाँ मैंने ऐसा ही कहा था। तो इस समय मास्टर से ये बात कन्फर्म होने के बाद हुआंग खुश होते हुए मास्टर से कहता है, हाँ इसीलिए मैं यहाँ पे आया शॉर्टमैनशिप को सीखने के लिए। तो इसके रिप्लाई पे अभी मास्टर कहते हैं, लेकिन तुम तो एक तुच्छ कसाई हो और जो मार्शल आर्ट है वो एक नॉलेज है जो कि लोगों की सीखने के लिए होते हैं। तो बताओ तुम्हारे जैसे एक तुच्छ कसाई जो कि एक जानवर से भी नीचा है वो ये सब कुछ करने की हिम्मत कैसे करते हैं। तो इस समय मास्टर के मुंह से भी इस तरीके का बात को सुनने के बाद हुआंग इस समय पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इस वक्त तो वो मास्टर अपने 3 डिसाइपल से ये भी कहता है, तुम लोग इसे एक सबक सिखाओ, इसे टॉयलेट में लेके जाओ और इसके चेहरे का हालत कुछ ऐसा करो जो कि देखने के लायक हो। और मास्टर का ये कहते ही हम लोगों को कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय हुआंग दरवाजे के बाहर घुटनों पे बैठा हुआ था और इस समय हुआंग के पूरे बॉडी में टॉयलेट की जो गंदगी होती है वही लगा हुआ था। और इस समय हुआंग जो कि अपने मन में ही गुस्सा होते हुए कहता है, डैम इट, मैं इससे पूरी तरीके से तंग आ चुका हूँ। सच में मुझे इन सभी चीजों से पूरी तरीके से घृणा आती है। और इस समय हुआंग का ये कहते ही अभी सीन दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे इस समय हुआंग इन सभी बातों को अपने मन में ही बिर करके कहने लगते हैं, जिससे कि सुनने के बाद अभी इडी मैन हुआंग से पूछने लगता है, हे क्या तुम डर के मारे अपने दिमाग को खो चुके हो, तुम आखिरकार इस तरीके से बीर करके क्या बोल रहे हो। और ये पूछने के साथ ही अभी एटी मैन थोड़ा सा हंसते हुए हुआंग से कहता है, ओके, और ऐसे भी मुझे इसे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो तुम अभी मारा जाओ। और एक कहने के साथ ही अभी एटी मैन अपने एक पाव में बहुत ही ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करते हुए उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ करता है हुआंग के ऊपर किक मारने के लिए। और इस समय डीमैन को इस तरीके से अटैक को करते हुए देखने के बाद अभी गैंग अपने मन में ही कहता है, ए डीमैन अभी अपने राइट पाव में अपने पूरी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है, लगता है अभी ये चीज थोड़ा सा खतरनाक होने वाली है। और देखते देखते अभी ये हरा टट्टा वाला डीमैन हुआंग के ऊपर अपने पाव के माध्यम से एक अटैक कर देता है, जिसके कारण अभी आसपास चारों ओर धूल भी उड़ने लगते हैं। और इस समय इस अटैक को करने के बाद अभी ए डीमैन हे करके थोड़ा सा हंसता है, लेकिन अगले ही पल इससे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि इस समय जो हुआंग है वो उसके पाव को अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया होता है। ब्लॉक तो दूर की बात, एक तरीके से उसके पाव को पकड़ लिया होता है। और डीमैन के पाव को पकड़ने के बाद हुआंग अभी डीमैन से कहता है, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे एक कसाई की तरह देखते हो।
तो ये सुनने के बाद अभी डीमन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और परेशान होते हुए हुआंग से कहता है, तुम पागल इंसान, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? जल्दी से मेरे पाँव को छोड़ दो। लेकिन इस समय हुआंग, जो कि अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए डीमन से पूछने लगता है, तुम कमीने, तुम मुझे बताओ, आखिर क्या तुम मुझे एक कसाई की तरह देखते हो? और एक कहने के साथ ही उसी हाथ को अभी उसके पाँव में जोर से मार देता है, जिसके कारण अभी डीमन का जो पाँव है वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है। एंड ऑब्वियसली डीमन अपने पाँव टूटा जाने की वजह से अभी पीछे की तरफ धड़ाम से गिरता है और दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन अगले ही पल कुछ अलग ही होता है। चिल्लाने के साथ ही अभी ये डीमन अचानक से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुमने इतना ही एक्सपेक्ट किया था? और ये कहने के साथ ही अभी हम लोग को डीमन के पाँव को दोबारा से ठीक होता हुआ देखने के लिए मिलते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद इस समय हुआंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ अभी ये डीमन उठ खड़ा होते हुए हुआंग से कहता है, मैं तुम्हारे मेहनत को अप्रिशिएट करता हूँ, तुमने आखिरी तक सब कुछ करने की कोशिश की। लेकिन बच्चे, क्या तुम अभी वो महसूस कर पा रहे हो? मैं उस तरीके का एक बीइंग हूँ जिसे कि तुम्हारे जैसा कोई मार ही नहीं सकता। इस वक्त तो डीमन का ये हरकत और इन सभी बातों को जो गैंग है खड़े खड़े देखने लगता है और अपने मन में ही कहता है, पावरफुल है लेकिन ये बुद्धू भी है। और दूसरी तरफ इस समय हुआंग, जो कि अपने मन में ही कहता है, डैम इट, मैं तो ये बात भूल ही गया था। और हुआंग का इस सोचते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को पास्ट में अंडरवर्ल्ड के एकेडमी के अंदर इन लोगों को इविल स्पिरिट के ऊपर जो लेक्चर दिया गया था उसी सीन को ही दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय वो टीचर इन लोगों से ये कह रहा होता है, तो आज मैं तुम लोग को इविल स्पिरिट को किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है वो सिखाऊंगा। अभी देखो, मेरे हाथ में एक ऑर्डिनरी शॉर्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प है, तो तुम लोग को पहले इस शॉर्ट को इस तरीके से पकड़ना है। और ये कहने के साथ ही अभी ये ओल्ड टीचर इस शॉर्ट को अपने सीने में आड़ पार कर लेता है, जिससे कि देखने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, बेसिकली जो ट्रेनिंग होते हैं, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यही रिएक्शन देते हैं वो। और इस समय ये टीचर भी इन लोगों से कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम लोगों ने तो उससे भी बढ़िया रिएक्शन दिए। और ये कहने के साथ ही अभी ये ओल्ड मैन शॉर्ट को बाहर की तरफ करते हुए अभी इन सभी से कहता है, हम लोग जो एग्जॉर्सिस्ट वॉरियर है, हम लोग का बॉडी ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा अलग है और तुम सब भी मेरे जैसे बॉडी को बहुत ही जल्दी पालोगे। और हाँ, ये जो ऑर्डिनरी शॉर्ट है या फिर कहो कोई भी ऑर्डिनरी वेपन, वो सभी हम लोगों के ऊपर इनइफेक्टिव है। और जो मजेदार बात है, जो इविल स्पिरिट है उन लोगों का भी जो बॉडी है वो हम लोगों के तरह ही होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी इस तरीके का नॉर्मल वेपन कभी भी काम नहीं करता है। तुम चाहे कितना भी अटैक कर लो, उन लोगों को कोई भी डैमेज ही नहीं मिलेगी। और हाँ, एक काम करेगी, जब तुम्हारे वेपन के अंदर तुम्हारे स्पिरिट एनर्जी होंगे। और ये कहने के साथ ही अभी ये ओल्ड मैन अपने काटाना के अंदर कुछ स्पिरिट एनर्जी डालने लगता है, जिसके कारण अभी काटाना थोड़ा सा ग्लो करता है। और इसी काटाना के माध्यम से अभी ये ओल्ड मैन हाथ में एक स्लैश मारता है और इन सभी से कहता है, अभी काटाना पहले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बन गया है, अभी तो एक काटाना मेरे बॉडी को भी चीर सकता है। और इस समय ओल्ड मैन को काटाना के साथ ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद हुआंग एंड गैंग दोनों ही पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अभी ये ओल्ड मैन इन सभी को कहते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए, अगर तुम लोग को इविल स्पिरिट को मारना है तो तुम लोगों को ये जो काटाना है, मतलब तुम लोग के पास जो वेपन होगा उसके अंदर भी स्पिरिट पावर को डालना होगा। और मैंने इतनी देर तक जो कुछ भी बताया हो, चाहे तुम बाकी जितने भी लेसन है उन सभी को भूल जाओ, लेकिन ये जो बेसिक स्पिरिट प्यूरिफाइंग मेथड है इसे नहीं भूलना चाहिए। और इस मास्टर का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे इस समय हुआंग अपने मन में ही थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर रहा हूँ। तो इस समय हुआंग को अचानक से इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाते हुए देखने के बाद अभी वो डीमन हंसते हुए हुआंग से पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारी इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? क्या तुम दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हो? डीमन के मुंह से इस क्वेश्चन को सुनने के बाद अभी हुआंग कुछ नहीं कहता है, वो तो बस अपने पीछे की तरफ जहाँ पे उसका तलवार गिरा हुआ है उसी तरफ देखता है और अपने मन में ही कहता है, अगर मैं इस तलवार को यूज करता हूँ, इससे आगे और कुछ सोचता है। इसी समय वो डीमन उसे भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ लोचा होने वाला है। तो इस समय ये डीमन हंसते हुए बहुत ही फुर्ती के साथ और बहुत ही फास्ट उसी तलवार के सामने आके रुक जाता है और हंसते हुए अभी तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम इस चीज से मुझे मार नहीं पाओगे, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा जब तुम इस तलवार से मेरे जो होस्ट बॉडी है उसे डैमेज करोगे। लेकिन इस वक्त
हम लोगों को हुआंग को बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। हुआंग इस समय अपने मन में ही खुश होते हुए कहता है, बहुत ही बढ़िया, मैंने जैसा सोचा था अभी वैसे ही हो रहा है। तो चलो अब इस कमीने को मारना स्टार्ट करते हैं। और ये कहने के साथ ही अभी जो हुआंग है वो अपने बॉडी के अंदर से जो स्पिरिट एनर्जी है उसे रिलीज करने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे करके उसके पैर से लेके उसके हाथ तक इवन उसके पूरे बॉडी में पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं। और ये करने के बाद अभी हुआंग कहता है, अब मेरा पूरा बॉडी एक वेपन जैसा है। और दूसरी तरफ अभी ए डीमन भी हुआंग की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहता है, क्या इसका ऑरा अभी अभी चेंज हुआ है या फिर ये मेरा कोई भ्रम है। डीमन अभी अपने मन में ये सब कुछ कह ही रहा था। इसी समय हुआंग अपने मुट्ठी को कसते हुए डीमन से कहता है, तुम बास्टर्ड, अभी तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। जिसके रिप्ले में अभी ये डीमन हुआंग से कहता है, सच बोलूं तो तब से तुम्हारी ऐसी बकबक से मैं एकदम पक चुका हूँ, तो इस टाइम मैं इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। डीमन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी हुआंग बहुत ही तेजी के साथ डेमन की तरफ अटैक करते हुए जाते हुए डेमन से कहता है, लेकिन इस बार तुम खत्म नहीं करोगे, इस बार मैं खत्म करने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही इस समय हुआंग अपने तलवार की तरफ भी देखता है और तोर अपने तलवार की तरफ जाने का ढोंग भी करता है, जिससे कि देखने के बाद अभी ये डीमन उसे रोकने के लिए अपने बाहें फैला के खड़ा हो जाता है। लेकिन इस समय हुआंग ये तो उसका एक स्ट्रेटेजी होता है। हुआंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए और अपने मुट्ठी को कसते हुए विथ सोल पावर के साथ डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और इस समय हुआंग का ये चालाकी देखने के बाद डीमन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। लेकिन बेचारा करे तो करे क्या, इतने में हुआंग बहुत ही जोर से उसके चेहरे पे एक पंच को लॉन्च कर देता है। और सच में ये पंच इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि उस डीमन के मुंह के अंदर से दांत भी टूट के बाहर की तरफ आने लगते हैं। इस वक्त तो हुआंग यही पे नहीं रुकता है, अपने दूसरे हाथों से डीमन के ऊपर दोबारा से एक अपर काट भी मार देता है। और इस पंच को खाने के बाद अभी ये डीमन अपना शक्ल बनाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, मैं इस चीज को बिलीव ही नहीं कर सकता। लेकिन इस समय हुआंग दोबारा से अपने हाथ में अपने सोल पावर को एक्टिवेट करके एक और फिस्ट को डीमन के ऊपर लॉन्च कर देता है, जो कि पिछले दोनों अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण अभी ये डीमन हवा में उड़ने लगते हैं और 10 हाथ दूर जाके धड़ाम से गिरता है। इस वक्त तो ये डीमन अपने मन में ही कहने लगता है, मुझे जो पेन है उसे फील हो रहा है। डीमन अभी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हुआंग डीमन के सामने आके डीमन से कहने लगता है, तो बताओ हम दोनों में से कौन अपने जगह को नहीं जानता है। और हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी डीमन अपने मन में ही कहता है, प्लीज भाई मुझे आके बचाओ। और डीमन का ये कहते ही अभी हम लोग जंगलों के अंदर एक पर्सन को देखते हैं। और ये जो पर्सन है ये और कोई नहीं मिन चेन का ही भाई होता है। और इस समय ये पर्सन अपने बैक साइड पे एक बड़ा सा जानवर को शिकार करके अभी इसी घर की तरफ ही आ रहा होता है। और तो ये भी कहने लगता है मिन चेन ने जो अल्कोहल है उसे तैयार करके रखा है, आज हम लोग तब तक पियेंगे जब तक बेहोश नहीं हो जाते, लेकिन बहुत ही जल्द हम दोनों जो 10 पास होले उसे भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसके बाद हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो अनपैरेलल हो जाएगा। और उसके बाद से ही हम लोगों को कोई भी टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। अब सीन दोबारा से डीमन की तरफ ही आती है, जहाँ पे इस समय हुआंग डीमन के सामने अपने तलवार को लेके बैठ जाता है एकदम हागू पोज में। और डीमन से पूछने लगता है, तो बताओ आखिरकार हम दोनों में से यहाँ पे खड़े होने का किसका औकात नहीं है। तो इसके रिप्ले में अभी ये डीमन डरते हुए कहता है, वो और कोई नहीं, वो मैं ही हूँ, और मैं आज के बाद से और कभी भी ह्यूमन सोल को एब्जॉर्ब नहीं करूंगी। तो इस बात को सुनने के बाद अभी हुआंग कहता है, गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये डीमन हुआंग से पूछने लगता है, इसका मतलब क्या तुम मुझे माफ कर दे रहे हो। तो इसके रिप्ले में अभी हुआंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ डीमन से कहता है, ये मेरे हाथों में नहीं है और तुम्हारी गलती को सही करना ये मेरा काम नहीं है। और ये कहने के साथ ही अभी हुआंग बहुत ही फास्ट अपने हाथ में जो तलवार है उसके माध्यम से डीमन का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देता है। और अभी इस डीमन का जो सिर है वो टप्पा खा खा के लुढ़कते फुड़कते अभी उसके भाई के पाँव के सामने जाके गिरता है, जो कि बेसिकली अभी अपने बैक साइड पे एक जानवर को शिकार करके लेके आया होता है। और इस समय उसका भाई मिन जेन का कटा हुआ सिर देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और एक कटा हुआ सिर जो कि अपने भाई को देखते हुए और धीरे धीरे करके रॉक में कन्वर्ट होते हुए कहता है, भाई तुम आखिरकार इतने लेट क्यों आए। तो इस समय उसके भाई को यहाँ पे देखने के बाद हुआंग भी गैंग से कहता है, लगता है उसका भाई भी यहाँ पे आ गया है। और दूसरी तरफ इस समय गैंग उसके भाई की तरफ देखते हुए अपने मन में ही कहता है, व्हाट, मुझे उसके अंदर से कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। और अभी दूसरी तरफ उसका भाई आगे की तरफ बढ़ते हुआंग से कहता है, तुम कमीने रेड हेड बास्टर्ड, क्या तुम ही वो पर्सन हो जो कि मेरे भाई को इस कंडीशन में ढकेला है। तो इसके रिप्ले में अभी हुआंग कहता है,
हाँ ऐसे भी वो थोड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तो हुआंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी उसका भाई जो कि डिमन वाले फॉर्म में आते हुए कहता है, इसका मतलब तुमने ही इसे किया है। तो इसके रिप्लाई में अभी हुआंग कहता है तो क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल हुआंग अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसका भाई बहुत ही फास्ट अपने हाथ में जो वेपन है उसे एकदम सीधा हुआंग के गले के पास लेकर रोक लेता है। और सच में इस समय हुआंग भी पूरी तरीके से घबरा जाता है। चाहता तो एडीमैन अभी हुआंग का सिर धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाता है क्योंकि इस समय यहाँ पे गैंग आ जाता है और गैंग अपने काटाना के माध्यम से उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी एडीमैन बहुत ही गुस्से के साथ गैंग से कहता है, अगर तुम दोबारा से मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। तो इस बात के रिप्लाई में अभी गैंग डिमन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इस पावर से मुझे मार पाओगे? तो इस बात को सुनने के बाद अभी एडीमैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गैंग से कहता है, तुम अपने आप को इसमें ऐसे ही खिसक रहे हो। और एक कहने के साथ ही बहुत ही फास्ट गैंग की तरफ अटैक करने के लिए आ जाता है और अटैक भी कर देता है। लेकिन इस समय गैंग बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ डिमन के अटैक को डॉज कर लेता है और डॉज करने के बाद डिमन के पीछे की तरफ चला जाता है, जो कि देखने के बाद इस समय डिमन दोबारा से पीछे की तरफ घूम के गैंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और दूसरी तरफ इस समय हुआंग जो कि इस समय अपने गले में हाथ लगाते हुए एक कहने लगता है, उसका स्पीड मैंने उसे घंटा भी नहीं देख पाया था। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस डिमन के पास एक वेपन कहाँ से आया। अभी हम लोग को दोबारा से गैंग एंड डिमन को आपस में लड़ते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय गैंग डिमन का जो अटैक है उसे रोकते हुए अपने मन में ही सोचता है, आखिरकार ये डिमन किस लिए अपने वेपन के अंदर स्पिरिट एनर्जी को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा घटिया है और ये सोचने के साथ ही अभी घुमा के एक बैक किक मार देता है, जिसके कारण अभी ये डिमन उड़ते हुए पीछे की तरफ जाके गिरता है। और इस बैक किक को देखने के बाद अभी जो हुआंग है वो भी गैंग की तरफ देखते हुए पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही कहता है, स्ट्रॉन्ग, मुझे पता था कि ये लौंडा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अभी गैंग इस किक को मारने के बाद अभी डिमन की तरफ ही जाने लगता है और इस समय डिमन जो कि अपने मन में ही कहता है, मुझे पेन फील हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये कोई ह्यूमन ही ना हो। अभी डिमन अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हुआंग डिमन के सामने खड़ा होके डिमन से कहता है, हे रोना धोना छोड़ो और जल्दी से खड़े हो जाओ। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये डिमन अपने वेपन को पकड़ते हुए खड़ा होते हुए अपने मन में ही कहता है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, हिसाब से देखे तो मैं एक इनविंसिबल हूँ। डिमन इस समय गैंग की तरफ देख के अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। दूसरी तरफ अभी गैंग भी अपने काटाना को पकड़ के डिमन की तरफ देखते हुए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और अपने मन में ही कहता है, मुझे बिना किसी टाइम वेस्ट किए उसे वहीं पे फिनिश कर देना चाहिए। और इस समय गैंग का ये कहते ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो यार देखो भाई लोग, मुझे नहीं पता कि ये वाली एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी, तो यार आप लोग कमेंट करके बोलना, क्योंकि आप में से जितने भी बंदे इस वीडियो में कमेंट करने वाले हो उन सभी के कमेंट में मैं हार्ट दूंगा। और हाँ, इस वाले मानो में अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो ही मैं आगे वाले चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये तो अभी आप लोगों के हाथ में ही है। सो बहुत हो गया, रात भी खींचने जाना है। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।